हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी बीएसटी की क्लास को। कंटिन्यू करते हैं। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं, उसके आगे अब हम पढ़ेंगे कि हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक बिजनेस का क्या ऑब्जेक्ट है, यानी कि मेन जो पर्पस है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, बिजनेस का पैसा कमाना, टू अर्न प्रॉफिट। अगर कोई भी इंसान बिजनेस कर रहा है तो उसका मेन पॉइंट यही है, कोई भी इंसान व्यापार कर रहा है तो मेन क्या है भाई, उसे पैसा कमाना है, उसे प्रॉफिट अर्न करना है। कोई ऐसे ही तो बिजनेस नहीं करता। तो अब उसमें हमारे कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारे इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स, हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव और हमारे कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो इकोनॉमिकल और सोशल से हटके होते हैं। देखिए, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स में हम वो ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं जो रिलेटेड होते हैं हमारे पैसे से, कि हम, क्योंकि मेन मोटिव ही यही है बिजनेस का कि हमें पैसा अर्न करना है, टू जनरेट मनी, टू अर्न इनकम, टू अर्न प्रॉफिट। तो अब क्योंकि इकोनॉमिक है तो हमारे कहीं ना कहीं इसमें इकोनॉमिक्स को इंक्लूड किया गया है। तो वन बाय वन पढ़ते हैं कि हमारे इकोनॉमिक्स वाले जो इकोनॉमिकल और जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या है। देखिए, पहला है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग क्या है कि अब जैसे मैंने अपना बिजनेस ओपन किया तो मैं उसको कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाऊं, मेरी एक रेपुटेशन हो, एक गुडविल हो, तभी तो मेरा मार्केट स्टैंड करेगा। मेरे जो भी मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ या जो भी मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ, लोग उसे परचेज करें। ठीक है, तो ये एक मार्केट स्टैंडिंग में आ गया कि सबसे मेन और फर्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे अपना मार्केट स्टैंड करना है। मेरे आसपास ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो बिजनेस है वो इकलौता हो या एक ही हो, मार्केट में और भी बिजनेस खोल के बैठे मेरे कॉम्पिटिटर्स भी हैं। तो मुझे कैसे अपना मार्केट स्टैंड करना है, कैसे अपना बिजनेस स्टैंड करना है, उसके लिए क्या कर सकती हूँ, अपने प्राइस को कम करूँ, ये बहुत सारी पॉलिसीज है। तो बेसिकली इसमें ये आता है कि हमें अपने मार्केट को स्टैंड करना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, इनोवेशन। अब मार्केट स्टैंड कर लिया, अब बारी आती है इनोवेशन की, कि इनोवेशन यानी कि क्या चेंजेस करें, ऐसा क्या प्रोडक्ट लॉन्च करें कि दूसरे के प्रोडक्ट से कुछ डिफर हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पहले हमारे पास एक्टिवा आती थी, स्कूटी, और ये सर अभी भी आ रही है, बट अब इसमें इनोवेशन क्या हुआ कि अब वो पेट्रोल की जगह अब वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने लग गई, यानी कि बैटरी वाली आ गई। तो कुछ इनोवेशन हुआ। पहले कार डीजल से चलती थी, पेट्रोल से चलती थी, अब कार भी जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बैटरी से चलने लगे। तो कुछ कुछ इनोवेशन हुए जिससे अट्रैक्ट हुए लोग और जिसको उन्होंने परचेज करना स्टार्ट किया। अगर मैं वो बोर्ड की बात करूं, जैसे मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड ही है, पर अब क्योंकि स्मार्ट बोर्ड आ चुके हैं, टीचर्स यूट्यूब पे स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, मैं तो अभी व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी क्या है, इनोवेशंस है जो धीरे धीरे चेंज हो रही है टाइम टू टाइम। आने वाले समय पे भी कुछ और होंगी। तो ये सब क्या है, इनोवेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी यानी कि मेरे प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, कैसे मैं लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ। तो ये प्रोडक्टिविटी भी तो बहुत जरूरी है ना। समझ में आया कि हम अच्छी क्वांटिटी में, मतलब प्रोडक्टिविटी बेसिकली ऐसे हो गया कि हम कम कॉस्ट में या अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम वेस्टेज नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया एक प्रोडक्टिविटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमारे पास प्रॉपर फाइनेंस भी अवेलेबल है। फिजिकल में आ गया, हमारे पास मशीनरी कैसी है, बिल्डिंग कैसी है, अगर मैं कोई चार्टेड अकाउंटेंट हूँ तो मेरे पास ऑफिस कैसा है। तो ये फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आ गए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। सारे के सारे बिजनेस हम सिर्फ कर किस लिए रहे हैं, क्यों हम व्यापार कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। समझ में, इसलिए मैंने आपको बताया कि जितने भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रिलेटेड है हमारे प्रॉफिट से। ठीक है, अब हमने पैसा कमा लिया, अब हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम इंक्लूड करते हैं। क्योंकि देखिए, जितने भी रिसोर्सेज हम ले रहे हैं वो आ तो सोसाइटी से ही रहे हैं ना। तो अब हम इनको कैसे, इनका हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या है, जैसे कि सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब डिजायर्ड मतलब जो लोगों को चाहिए, जिन लोगों की इच्छा है, हम वो वाले प्रोडक्ट्स की सप्लाई करें, सर्विसेज की सप्लाई करें, और बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे करें। ऐसा भी नहीं कॉस्ट एकदम हाई हो। तो हमें इस चीज का भी ध्यान देना है, हम डिजायर्ड प्रोडक्ट की सप्लाई करें विद बेस्ट क्वालिटी।
ठीक है। नेक्स्ट, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना। देखिए, अगर कोई इंसान बिजनेस ओपन करता है, जैसे मैंने बिजनेस ओपन किया, तो मैं ऐसा तो नहीं मैं मेरा बिजनेस एक ही मैं अकेले खुद ही मैनेज कर लूंगी, मुझे लोगों की हेल्प की नीड होगी, तो मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगी। ठीक है, तो यही ये कह रहा है कि जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कम्युनिटी सर्विसेज, हमारी आसपास के सराउंडिंग्स में हमें सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। अगर कहीं किसी को हेल्प की नीड है तो हम उसे हेल्प प्रोवाइड कराएं, ये सारी चीजें। एम्प्लॉय का वेलफेयर, अगर हमारे आसपास जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मुझे उनकी वेलफेयर का भी ध्यान रखना है। ऐसा ही नहीं कि मैं उनसे लड़के काम करवा रही हूँ, ये नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय का वेलफेयर ध्यान में रखना है। और लास्ट, प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। मैं अगर कोई प्रोडक्शन कर रही हूँ तो ऐसा तो नहीं कि मेरे प्रोडक्शन करने से एनवायरनमेंट को कोई हार्म पहुंच रहा हो, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना है। अगर मेरी कोई फैक्ट्री है, मान के चलिए, उसमें से इतना पोल्यूशन हो रहा है तो वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, तो मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना है कि मेरा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट ना हो, यानी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन भी मिले और मेरा प्रोडक्शन भी हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी? ये सोशल ऑब्जेक्टिव है जो हर एक बंदे को देखने चाहिए और देखते भी है। और अदर ऑब्जेक्टिव में, अब देखिए, जो इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, वो हो गए। अब अदर ऑब्जेक्टिव में क्या आएंगे? अब एक मैनेजर की परफॉर्मेंस और उसका डेवलपमेंट। अब देखिए, एक कंपनी में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजर है, तो उसका क्या रोल है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत मैंडेटरी है। अगर कोई मैनेजर अपने कलीग्स के साथ पोलाइट नहीं होगा, हम्बल नहीं होगा, तो कोई क्यों ही उसके साथ काम करना पसंद करेगा ना। तो बिहेवियरल होना चाहिए बेसिकली। तो जो मैनेजर की परफॉर्मेंस है, वो सारी चीजें आएंगी। अब वर्कर की परफॉर्मेंस, अब अगर हमने मैनेजर की परफॉर्मेंस की बात की, तो हमारे वर्कर की परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसका एटीट्यूड एक कोऑर्डिनेशन वाला होना चाहिए, कोऑपरेशन वाला होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया? तो अदर ऑब्जेक्टिव्स में ये आएंगे। तो हमारे बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इकोनॉमिक, सोशल और अदर। तो मैंने आपको एक एक करके सारे समझा दिए कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, अदर ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा रोल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट का रोल क्या है। तो देखो, अगर आपके पास अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रोल लिखिए प्रॉफिट का बिजनेस में क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या है कि भाई अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कैसे सर्वाइवल है? सर्वाइवल यानी कि हम कैसे अपनी लाइवलीहुड को जिएंगे। अगर कोई भी इंसान अर्न करता है पैसा, अगर जैसे मैं हूँ या आपके फैमिली मेंबर है, आपके फादर है, अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो क्यों कमा रहे हैं? जीने के लिए कमा रहे हैं ना, सर्वाइवल के लिए कमा रहे हैं। तो बेसिक यही है कि रोल क्या है प्रॉफिट का, कि वो सर्वाइवल में हेल्प करता है। सर्वाइवल बहुत जरूरी है, तो ये तो इसमें आ गया। सेकंड क्या? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब किसी भी बिजनेस का ग्रोथ या एक्सपेंशन किससे होगी? प्रॉफिट से होगी। अगर मैंने प्रॉफिट अर्न किया तो मैं पहले एक ब्रांच खोलूंगी, फिर दूसरी ब्रांच, फिर तीसरी ब्रांच, तो ये क्या हो रहा है? मेरा ग्रोथ हो रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की वजह से। अगर यही प्रॉफिट नहीं मैं अर्न कर पा रही होती तो क्या मैं ब्रांचेस खोल पाती? या अगर मैं कोई प्रोडक्शन कर रही हूँ तो पहले मैंने एक प्रोडक्ट का स्टार्ट किया प्रोडक्शन, फिर दूसरे प्रोडक्ट का, फिर तीसरे प्रोडक्ट का, तो ये क्या हो रहा है? ग्रोथ और एक्सपेंशन हो रही है ड्यू टू प्रॉफिट। थर्ड क्या है? सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। अब भाई एफिशिएंसी क्यों? कि मुझे प्रॉफिट क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है ना, कि मेरे रिसोर्सेस सारे प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे हो, सारा का सारा जितना भी मैं फैक्टर्स कर रही हूँ यूटिलाइज, जितने भी मेरे बेसिकली रिसोर्सेज वो मेरे ऑप्टिमम और प्रॉपर यूटिलाइजेशन में आ रहे हो, तो इससे एफिशिएंसी आती है। ठीक है, तो ये क्या है? सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। अब रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। अब देखो, रिवॉर्ड क्यों बोला गया है प्रॉफिट को? क्योंकि आपने वो थॉट सुना होगा कि नो रिस्क नो प्रॉफिट। अगर कोई बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेगा तो प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर सकता। तो रिस्क तो है, बट क्योंकि प्रॉफिट भी तो जनरेट हो रहा था, इसलिए इसको क्या बोला गया? रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। अगर मैंने रिस्क बियर की है तभी तो मुझे प्रॉफिट मिला, और वो क्या है? मेरे लिए रिवॉर्ड है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। मैंने रिस्क बियर करने का जोखम उठाया, रिस्क लिया, तभी तो मुझे प्रॉफिट मिला, तो वो एक रिवॉर्ड हो गया मेरे लिए। समझ में आया? नेक्स्ट, हेल्प्स टू गेन गुडविल। अब देखो, गुडविल क्यों? अगर मेरी गुडविल अच्छी है तो कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस का एक्सपेंशन अच्छा है, कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ अच्छी है,
कहीं ना कहीं मैं लोगों को जान रही हूँ, मेरी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा जो लोगों को समझ में आ रहा होगा, या मेरी सर्विसेज अच्छी होंगी, तो ये किससे आ रहा है? प्रॉफिट से आ रहा है। तो समझ में आया कि क्यों रोल प्रॉफिट का जरूरी है बिजनेस में। इसलिए बोला गया रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि बिजनेस में क्यों जरूरी है और क्या रोल है प्रॉफिट का। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बिजनेस रिस्क, जिसका नाम है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क देखो वही सेम चीज कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो रिस्क इवॉल्व हो रही है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो विदाउट रिस्क हो सके। फॉर एग्जाम्पल कि रेस्टोरेंट वाला, एक होटल वाला या रेस्टोरेंट वाला, उसने मान के चलिए उसने 100 लोगों का खाना प्रिपेयर करके रखा हुआ। अब जरूरी है कि 100 लोग आ गए और खाना खा के चले गए, उसके हो सकता है 50 ही आके रह गए, तो 50 लोग का रिस्क बंदा कि नहीं बंदा, है ना? बारिश आ जाए, कोई भी अकरेंस हो सकता है, बारिश आ जाए या उसका खाना खराब हो जाए, 50 लोग का ही खाना वो उसका सेल आउट हो पाया, तो रिस्क तो है। तो बिजनेस में रिस्क है, तो बिजनेस रिस्क क्या है इसको पढ़ते हैं डेफिनेशन में। देखो, इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग इनएडिक्वेट प्रॉफिट। ये एक प्रोसेस है किसकी? प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट की, एज इवन लॉसेस ड्यू टू हैपनिंग। कोई भी हैपनिंग हो सकता है, वो हैपनिंग अनएक्सपेक्टेड होती है। कोई भी ऐसी हैपनिंग है जो एक्सपेक्टेड हो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ऐसा हो जाएगा, नहीं ना। अब देखो बहुत सारी हैपनिंग्स हो सकती हैं, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, प्राइस अप डाउन हो जाए, डिमांड में अप डाउन हो जाए, कोई भी हैपनिंग्स हो सकती है। तो बस हैपनिंग ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, तो यही बिजनेस रिस्क है। भाई अगर मान के चलो मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ उसका टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज हो जाए, कस्टमर का दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन कर जाए, तो ये एक रिस्क ही तो है मेरे बिजनेस की। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। बिजनेस रिस्क जो भी है इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल यानी कि अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने चोरी कर ली हो, है ना, और एग्जाम्पल सोचती हूँ मैं, है ना, किसी ने चोरी कर ली हो, हाँ, या फिर मान के चलो कि पटाखे बनाने की फैक्ट्री है मेरी, और जो मेरे वर्कर्स हैं उनको किसी को सिगरेट विगरेट पीने की हैबिट है, तो उन्होंने क्या किया, सिगरेट पी और वो जो मैच बॉक्स का वो जो तिल्ली होता है वो ऐसे फेंक दी और एकदम से ब्लास्ट हो जाए, तो ये एक इंटरनल रिस्क हो गई ना मेरे वर्कर्स के थ्रू। समझ में आया? या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बिजनेस रिस्क है। कौन सी वाली? इंटरनल वाली। एक्सटर्नल वाली क्या है कि कोई नेचुरल कैलेमिटी अकर हो जाए, है ना। एक्सटर्नल में मेरी डिमांड पे चेंज हो सकता है, प्राइस पे चेंज हो सकता है, लोगों का टेस्ट चेंज हो सकता है, तो ये सब एक्सटर्नल है। समझ में आया? तो बिजनेस रिस्क क्या है और ये एक्सटर्नल कैसे हो सकती है और इंटरनल कैसे हो सकती है, समझ में आया? अब इसके नेचर क्या है बिजनेस रिस्क का, किस किस तरीके से क्या क्या नेचर में ये आती है। तो देखो, पहला है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज ही है भाई। बिजनेस रिस्क का मतलब ही यही है कि अनसर्टेनिटीज है, अनएक्सपेक्टेडनेस है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। अगर मैं मान के चलूं कि मेरा पटाखे बनाने की फैक्ट्री, तो मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि वर्कर सिगरेट पिएगा और वो ऐसे आग लग जाएगी या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो अनसर्टेनिटी है ना। तो यही एक नेचर है बिजनेस रिस्क का कि बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। किसी को नहीं पता क्या हो जाए, ये इंटरनल। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं, फ्लड्स आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो ये अनसर्टेनिटीज है ना, किसी को नहीं पता। समझ में आया? सेकंड, रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर किसी बिजनेस का रिस्क एक असेंशियल पार्ट है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि रिस्क रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क, तो ये एक असेंशियल पार्ट है। कोई भी बिजनेस मैन यानी कि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा हो, कोई ऐसा बिजनेस नहीं बना, लॉसेस भी होते हैं। तो बस इसीलिए बोला गया रिस्क एक असेंशियल पार्ट है। आप अगर रिस्क बियरेबल हो, रिस्क कर सकते हो, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और इसमें ये भी आता है जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जितना बड़ा बिजनेस, उतना बड़ा रिस्क, उतना बड़ा प्रॉफिट। हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। थर्ड, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर, जो मैंने अभी बताया कि डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। आपका नेचर कैसा है बिजनेस का, आपका साइज कैसा है। ज्यादा बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा कैपिटल लगी होगी, लॉस भी ज्यादा ही जाएगा, है ना। और नेचर डिपेंड, जो मैंने आपको रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया कि ज्यादा गर्मी हो रही है ना, तो खाना मेरा खराब हो गया, तो वो रिस्क तो नेचर पे है। समझ में आ गया? लास्ट है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड। देखो वही सेम स्टेप फिर से आया है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क।
ठीक है ना, फॉर बियरिंग 2 बार लिख दिया है, फॉर बियरिंग रिस्क। वही चीज है कि जो रिस्क को बियर करेगा प्रॉफिट भी उसे ही मिलेगा एट लास्ट। समझ में आया? तो ये हमारे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क था, वो हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट था कि बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है और नेचर क्या है। एक टॉपिक और बचता है, उसे कंटिन्यू करते हैं, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कि हमारे बिजनेस रिस्क के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 कॉजेज है, इनको पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है ह्यूमन कॉज। सबसे पहले मैं आपको निमोनिक बता दूं कि आपको कैसे याद रखना है। तो याद रखना है HENP, हेम्प। क्या याद रखना है? हेम्प, HENP। बस हेल्प को हेम्प कर देना। ठीक है, HENP, हेम्प। H फॉर ह्यूमन, E फॉर इकोनॉमिक, N फॉर नेचुरल और P फॉर फिजिकल। ठीक है, हेम्प यानी कि हेम्प में क्या है? ह्यूमन कॉज। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनल कॉज क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया ना, बिजनेस रिस्क में भी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल वाला कॉज है वो इसमें आ जाएगा, ह्यूमन कॉज। जो मैंने आपको बताया कि लाइट ऑन रह गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, या अगर मेरी पटाखे बनाने की फैक्ट्री थी और मेरा वर्कर ही सिगरेट पी रहा था तो उसने माचिस ऐसी फेंक दी नहीं, तो क्या हुआ? तो एक वर्कर की वजह से, ह्यूमन की वजह से जो कॉज हुआ, ठीक है, जो बिजनेस रिस्क आया मेरे खुद के वर्कर या ह्यूमन की वजह से, तो वो ह्यूमन कॉज में आ गया। इकोनॉमिक कॉज मैंने आपको बताया ना, जो पैसे से रिलेटेड हो गया, यानी कि कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, डिमांड में अप एंड डाउन हो गया, कोई प्राइस में चेंज आ गया, या कॉम्पिटिटर आ गया उसने कुछ प्राइस ऐसा कर दिया, तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक में आएंगी। ठीक है, नेचुरल कॉज आपको नेम से पता चल रहा होगा, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक्स आ गए, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी जो अनएक्सपेक्टेड है। बेसिकली सारे रिस्क अनएक्सपेक्टेड ही होती है। ठीक है, फिजिकल कॉज में क्या होगा कि हमारे एक्सचेंज रेट अप डाउन हो गया है ना, कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया, तो ये सारी चीजें फिजिकल कॉज के अंदर आ जाएंगी। तो ये 4 कॉज है, आप इसको हेल्प से याद रखेंगे, ह्यूमन, इकोनॉमिक, नेचुरल और फिजिकल, ये सारे कॉज है बिजनेस रिस्क के। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा पढ़ने में, कि हमने इसमें बेसिकली क्या है कि हमने बिजनेस स्टार्ट करना सीखा है कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या रिस्क हमारे सामने आएंगी, क्या क्या सिचुएशंस हमारे सामने आएंगे, हमने इस चैप्टर में पूरा अच्छे से समझा है। और मैंने जैसा आपको बताया कि आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उस बुक से इसकी रीडिंग जरूर लगाओ। ठीक है, मैं फिर भी आप लोगों को एक ऑप्शन दे रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर मैं एक पोल भी डाल दूंगी कि मैं जैसे हैंडल्स लिखती हूँ बोर्ड पे और मैं हैंडल्स को एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने उनके अंदर का रीड करके नहीं, क्योंकि मैं इतना बोर्ड पे नहीं लिख सकती, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मैं बुक से लाइनर की रीड कर करके आपको समझाऊं। जैसे मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये हेडिंग लिखी हुई है, अब मैंने इसके अंदर क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है। जो मैंने आपको होमवर्क देती हूँ कि आपको पढ़ना है, अगर आपको वो भी पढ़ना है मुझसे तो मैं बुक से पढ़ा सकती हूँ आपको। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैम हाँ, आप बुक से भी हमें लाइन वाइज रीड करके समझा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट चैप्टर से उस तरीके से पढ़ाऊंगी, पर आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा अपने घर पे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।